CH16 अनटाइटल्ड चैप्टर। जार्व अपने बेड पे आराम से सोया सनम के सपने देख रहा था। उसको सपना आ रहा था कि उसी और सनम के 100 बच्चे हैं और पूरा पर उनका बच्चों से ही भरा हुआ है। आरव उन सब के बीच में बैठ के उनके साथ प्यारा से खेल रहा है और उसके बच्चे उसे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनमें से एक बेबी रोने लगता है। आरव उन्हें चुप करवाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ 99, आज आपकी बहन 101 आने वाली है। आप सब अपनी प्यारी बहन का ध्यान रखोगे। आरव की बात सुन के वो बच्चा खुश हो जाता है। तभी एक रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और एक नर्स अपने हाथ में एक बेबी को लेके आती है और बोलती है, मुबारक हो सर, आपकी बेटी आई है। आरव अपनी बेटी को गोद में ले लेता है। वो उसके माथे पे किस करने वाला होता है कि उसे अपने माथे पे कुछ पानी सा फील होता है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि वो तो सोना देख रहा था। उसकी बुवाई ने तो उसके सपने पे अपने बालों से पानी झटक के बाढ़ ही ला दी। आरव मुंह खोल के देखता है तो उसकी बीवी पूरे रूम में घूमते हुए अपने बालों को टॉवल से पूछ रही थी। सनम आरव के इरादों से अनजान अपनी ही धुन में थी। अचानक ही उसे अपनी कमर आई कुछ गर्म फील होता है और अगले ही पल वो आरव के नीचे दबी हुई थी। आरत पार्ट लेस उसके ऊपर सिया हुआ था। सनम उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, लेकिन आरव को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो सनम के गले पे किस करने लगता है और अपने हाथों को उसकी पूरी बॉडी शून्य शून्य पिराने लगता है। उसकी गर्म सांसों को खुद पे महसूस करते सनम सिहर रही थी और आरव को बड़ा मजा आ रहा था। आरव डब्ल्यू के झटके से सनम को पलट देता है और उसके ब्लाउज की डोरी को खोल देता है और उसकी पीठ पे किस करने लगता है। सनम बेडशीट को अपने हाथों में पकड़ लेती है। आरव आगे बढ़ता है और उसके ब्लाउज के हुक को अपने दांतों से ही खोल देता है। उसका एहसास होते ही सनम की पूरी बॉडी कॉप जाती है। वो पलटने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। आरव ने उसको पूरा झगड़ा हुआ था। आरव ने उसकी पूरी पीठ पे लव बाइट्स दे दिए थे। आरव धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। आई अपना हाथ बढ़ा के उसकी साड़ी को निकाल देता है। सनम उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए बोलती है, आरव क्या कर रहे हो। आरव उसकी बात सुन के यूस ऊपर आता है और उसे पलट देता है और बोलता है, अपनी 101वीं बेटी को दुनिया में लाने की तैयारी। आरव की बात सुन के सनम की आंखें बाहर ही आने को हो जाती है। वो उसको धक्का देके उठने लगती है कि आरव फिर से उसे दबोच लेता है और बोलता है, क्या हुआ, बीवी कम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम और कर लेंगे। आरव की बेशर्मी भरी बातें सुन के सनम का दिमाग सा खराब होने लगता है। वो थोड़ा गुस्से से उसे बोलती है, पहले ही हमारे इस देश की जनसंख्या आउट ऑफ कंट्रोल है और तुम इस घर में ही पूरा देश बनाने की सोच रहे हो। एक बात मेरी जान खोल के सुन लो, मुझसे तुम्हें 2 से ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा, समझे। आरव उसकी बात सुन के मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम तो वो 2 भी नहीं दे रही, ऐसे दूर भागती हो मुझसे जैसे मैं शेर हूं और तुम बकरी। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। आरव की बात सुन के सनम भी सोच में पड़ जाती है। वो उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोलती है, बस कुछ दिन और फिर नहीं रोकूंगी, बस हमारी एनिवर्सरी तक। आरव उसकी बात सुन के मुस्कुराता है और बोलता है, बीवी, जो इतने दिन मुझे तुम तड़पा रही हो ना, उसकी तुम्हें पूरी सजा मिलेगी, वो भी अच्छे से। आरव आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करने लगता है। तब तक सनम भी बच के निकल जाती है और अपनी साड़ी पहन के नाश्ता बनाने चली जाती है। आरव सामने वाले की बात सुन के बोलता है, नजर रखो ओपे, मुझे पूरा यकीन है जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। और मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में कोई अपडेट। कुछ देर बात करने के बाद आरव कॉल कट कर देता है और अपने रूम में लगी अपने मॉम दाद की फोटो पे हाथ फेर के बोलता है, मैं आपके कातिलों को सजा जरूर दिलवाऊंगा, ये आपसे वादा है आपके बेटे का। आरव रेडी होके बाहर आ जाता है। तब तक विराज भी आ चुका था। वो दोनों थोड़ी देर में नाश्ता करके ऑफिस निकल जाते हैं। उन दोनों के ऑफिस पहुंचते ही विराज उसे बताता है कि आज उसकी और विराज की पीए के लिए इंटरव्यू रखो गए हैं। आरव को एक मीटिंग में जाना था तो वो विराज को ही हैंडल करने को बोल देता है। मीटिंग के लिए आरव निकाल जाता है और विराज इंटरव्यू देखने लगता है। लंबे इंटरव्यू के बाद एक लड़की टिया को सिलेक्ट कर लिया जाता है। टिया काफ़ी प्यारी स्वीट लड़की है और काफ़ी टैलेंटेड भी, बस बोलने में सनम की जोड़ीदार। टिया को कल से ज्वाइन करने का बोल दिया जाता है। वहीं रोहन के केबिन में उसका एक गार्ड उसके सामने खड़ा था। वो रोहन को एक फाइल पास करता है। रोहन फाइल के लेता है और वो गार्ड वहां से चला जाता है। रोहन फाइल पढ़ने लगता है। उसमें सनम की सारी डिटेल्स होती है। सनम कपूर फैमिली की बेटी है और उसकी शादी फिर भी एक ड्राइवर से हो गई। ये सोच के रोहन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उस फाइल में सनम की सारी डिटेल्स थी। सनम की डिटेल्स पढ़ने के बाद रोहन उसकी फोटो पे हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हारी जैसी ब्यूटी को तो मेरे पास होना चाहिए, तुम इस अनाथ ड्राइवर के पास क्या कर रही हो। इतना बोल के रोहन एक डेविल स्माइल करता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बाद वो अपना फ़ोन उठा के किसी को कुछ MSG करता है। फिर फ़ोन रख के बोलता है, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी मिसेस सनम। आरव खन्ना। वहीं शालिनी जी आज भी उसी फार्म हाउस में आई हुई थी और उन लोगों को टॉर्चर कर रही थी। वो आराम से बैठ के फूड्स खा रही थी और उनके आदमी उन लोगों को कट लगा रहे थे। वो दर्द से तड़प रहे थे। शालिनी जी हंस रही थी। कुछ देर बाद वो उठ के उनके पास जाती है और अपने
आदमी को रुकने को बोलती है। शालिनी जी उनके बाल पकड़ के उनका चेहरा ऊपर करती है और बोलती है, जितनी जल्दी तुम दोनों मुझे सच बताओगे उतनी जल्दी तुम्हें इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों इस धरती पे बोझ बन के बैठे हो, खुद भी चैन से मरो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने दो। इस उम्मीद में मत रहना कि कोई तुम्हें ये बचाने आएगा, कोई भी नहीं। इतना बोल के शालिनी जी वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए अपने आदमियों को बोलती है, इनका टॉर्चर बढ़ा दो, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। शालिनी जी कुछ देर बाद अपने ऑफिस आ जाती है और अपने लॉयर से कैसे के बारे में डिस्कस करने लगती है। लॉ पर उन्हें साफ साफ बोल देता है कि उनके कैसे जीतने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बाप के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी बेटे को ही मुक्ति है, इसलिए ये सब कुछ आरव जाही है। शालिनी जी गुस्से से उस लॉयर को बाहर निकाल देती है। वो गुस्से से भड़कते हुए बोलती है, ये सब मेरा है, सब कुछ। मैं कभी तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी आरव, तुम्हें मरना होगा, वो भी बहुत जल्द। आज का दिन निकल जाता है और कल की सुबह एक नया सवेरा लेके हाजिर हो जाती है। आरव अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। उसकी न्यू पीए ने भी ज्वाइन कर लिया था। वो काफ़ी दिल लगा के अपना काम कर रही थी। आरव को आज कबीर का भी इंतजार था, इसलिए वो बार बार गेट की तरफ देख रहा था। विराज भी उसके पास किसी काम से आया था। वो आरव को परेशान देख के टिया को कॉफ़ी लाने को बोलता है। टिया कॉफ़ी लेने जाती है। रिया कॉफ़ी लेके आ रही होती है कि वो सामने से आ रहे कबीर से टकरा जाती है और थोड़ी सी कॉफ़ी कबीर की वाइट शर्ट पे गिर जाती है। गलती दोनों की ही थी, दोनों ही अपनी धुन ले चल रहे थे। कबीर अपनी शर्ट को गंदा देख के टिया को सुनान लगता है, पागल, बेवकूफ़, बहिमिग लड़की, ये क्या किया, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। आंखें हैं या बटन। कबीर की बात सुन के रिया का दिमाग ग्राम हो जाता है। एक तो उसकी वजह से कॉफ़ी गिर गई जो उसे फिर से बनानी पड़ेगी, और ऊपर से ये आदमी उसे एटीट्यूड दिखा रहा है। वो गुस्से से कबीर को उंगली दिखाते हुए बोलती है, अबे ओ चमगाड़ की पूंछ, मेरी आंखें तो आंखों ही है, लेकिन तुम्हारी हेडलाइट कैसे फ्यूज हो गई? तुम भी तो डिपर दे सकते थे। सुनो मिस्टर, अगर जायदा चपर चपर करी ना तो तुम्हारी इन दोनों आंखों को निकाल के बटन बना के तुम्हारे इस मुंह पे लगा दूंगी, कुछ भी बोलने लायक नहीं बचोगे। कबीर टिया को उंगली दिखाते हुए बोलता है, सुनो मिस छिपकली की टूटी हुई हड्डी, जायदा खुद को महारानी समझ रही हो? जानती भी हो मैं कौन हूँ? मुझ सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हें ये से रफा दफा करने में। टिपा कबीर की बात सुन के बोलती है, मिस्टर काले कोट, जायदा खुद को जेम्स बॉन्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात, मुझे बिल्कुल भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि तुम किस सड़ी हुई गटर से निकले मगरमच्छ हो। अपने इस काले कोट को अपनी पॉकेट में रखो, वरना इसी कोट को तुम्हारे गले में लपेट के फांसी पे लटका के तुम्हें परमानेंट इस दुनिया से इस तरफ दफा करूंगी कि कभी कोई नहीं बता पाएगा कभी तुम यहाँ एग्जिट भी करते थे या नहीं। टिया की बातें सुन के कबीर का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। कबीर अपने दांत पिसते हुए बोलता है, मैं इस शहर का टॉप लॉयर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुद्रा से इस तरह से बात करने की? टिया कौन सा कबीर से कम है, वो भी उस पे चढ़ते हुए बोलती है, होंगे तुम इस शहर के टॉप लॉयर, लेकिन मैं इस दुनिया में सिंह के ही पीस हूँ, और ऐसा पीस हूँ कि चिराग लेके भी ढूंढोगे तब भी मुझ जैसी कोई नहीं मिलेगी। अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करो। आज तक मुझसे भी ऐसे बात करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, और जिसने भी हिम्मत की उसका मैंने मुंह नोच लिया। कबीर उसका हाथ पकड़ के मरोड़ के उसकी कमर से लगा देता है और उसे दीवार से चिपका के खुद उसके दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ के दीवार से लगा देता है और उसी पे झुकते हुए उसे घूरता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। टिया की आंखें बाहर आ जाती है और वो बुत बन के खड़ी हो जाती है। कबीर उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। काफ़ी देर तक वो उसे किस करते रहता है। थोड़ी देर में टिया की सांसें उखाड़ने लगती है तो कबीर उसे छोड़ देता है। टिया लंबी लंबी लेने लगती है। थोड़ी देर में वी नॉर्मल होती है और कबीर को अपनी आंखों छोटी करके घूरने लगती है। कबीर उसके कुछ बोलने के पहले ही उसके होठों पे अपनी उंगली फिरते हुए बोलता है, कुछ भी बोलने से पहले ये किस याद कर लेना। अगर अब से तुमने कुछ भी पागल पैन किया मेरे साथ तो मुझे फिर से वे रिपीट करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, और अगर किसी लड़के के साथ दिखी तो उस लड़के पे इतने केस करूंगा कि सारी जिंदगी बाहर नहीं आ पाएगा। कबीर इतना बोल के आगे बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल, तब तक के लिए बाय बाय। CH-17 आरव की केपर कबीर टिया के साथ एक खट्टी मीठी नोकझोंक के बाद अपने होठों को अपनी उंगली से टच करते हुए आरत के केबिन में चला जाता है। उसके फेस पे एक ना जाने वाली प्यारी सी मुस्कान थी। वो किचन में जाता है तो उसे वहां पे आरव और विराज बात करते मिलते हैं। कबीर को देख के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसको पूरते हुए बोलता है, तुमने कहा था कि तुम 10 मिनट में पहुंच रहे हो तो तुम्हारी 10 मिनट आधे घंटे में होती है। उसकी बात सुन के कबीर को थोड़ी देर पहले हुई किस याद आ जाती है और उसकी स्माइल चौड़ी हो जाती है। आरव उसको दांत पिसते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूं? कबीर उसकी बात सुन के अपने होठों की कस के बंद कर लेता है और आरव को घूरने लगता है। विराज उन दोनों की लड़ाई को आराम से एंजॉय कर रहा था। वो एकदम से उठ के उन दोनों के बीच में खड़ा हो
जाता है और एक फाइल को मोड़ के अपने हाथ में लेके माइक की तरह बना के बोलता है, हाँ तो दर्शकों, दो धुरंधरों के बीच होने वाली है घमासान लड़ाई, हार मानने को नहीं है कोई भी तैयार। अब देखना दिलचस्प होगा किसकी होगी जीत और किसको टेस्ट करना होगी हार। विराज का इतना ही बोलना था कि अब वो दोनों एक दूसरे को छोड़ के विराज को घूरने लगते हैं। विराज उनके घूरने वो छोप जाता है और शांति से अपनी चेयर 09 बैठते हुए बोलता है, मेरे प्रिय भाइयों कृपया शांत बनाए रखे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसे नन्हे मुझे डर के ही मर जाए। कबीर उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, तुम दोनों अपनी ये मनहूस शकल दिखाना बंद करो। अभी कितना अच्छा फील कर रहा था मैं, मुझे मेरी दिल जान दिल बहार मेरी बेबी डॉल मिली थी और तुम दोनों ने मेरे ख्यालों पे अपने इस गटर जैसे मुंह से सारा पानी डाल दिया। कबीर की बात सुन के विराज जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तेरे जैसे ककड़े को कौन पसंद करेगा, तेरी शकल देख के वो लड़की हार्ट अटैक से ही मर जाएगी। हाँ तूने तो पूरा खानदान बसा रखा है ना, तेरी तो 20-25 बीवी होंगी, एक तेरा सिर दबाएगी एक पैर और बाकी तो तेरा गला ही दबा देगी। कबीर भी उस पे चढ़ते हुए बोलता है। उन दोनों की बकवास बातें सुन के आरव का दिमाग खराब हो रखा था। वो अपनी चेयर से एक झटके में खड़ा होता है और दोनों को एक थप्पड़ रसीद कर देता है और चीखते हुए बोलता है, अगर अब तुम दोनों के मुंह से एक भी वर्ड निकला तो तुम दोनों को अभी यहाँ से उठा के नीचे फेंक दूंगा। आरव की मार पड़ते ही कबीर और विराज दोनों ही अपने गाल पे हाथ रख के सहलाने लगते हैं और फिर कुछ सेकंड बाद ही दोनों एक दूसरे को गले लगा के जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगते हैं। विराज सुबकते हुए बोलता है, भाई आप बहुत बुरे हो, मैं भाभी से आपकी शिकायत करूंगा, आपने मुझे मारा, फिर भाभी आपको सजा देगी और आपको अपने पास भी नहीं आने देगी। कबीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, मैं भी मेरे पापा को बोलूंगा तुम बहुत गंदे हो, मुझ जैसे छोटे से नन्हे मुझे बच्चे को कोई ऐसे मारता है, अगर मेरे चेहरे पे निशान रह गया तो कौन मुझसे शादी करेगी, मेरी पापा को बहू कैसे मिलेगी और मुझे मेरे बच्चों की माँ। उन दोनों की बकवास सुन के आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इन दोनों आदिमानवों का करे तो क्या करे। बेचारा गुस्से से अपने ही बाल नोचने लगता है। उसको अपने बाल नीचता देख विराज फिर कुछ बोलने को होता है कि उसको आरव की गुस्से से घूरती लाल आंखें खुद पे दिखाई देती है और वो बेचारा अपने दिल के अरमान दिल में दबा लेता है। उन तीनों की महाभारत चल ही रही थी कि तभी केबिन का डोर नोक होता है और टिया कॉफी के 2 मग लेके अंदर आती है। टिया को देख के कबीर का चेहरा चमक उठता है, लेकिन रिया का तो पूरा मूड ही बाराब हो जाता है। वो कबीर को कोसते हुए बोलती है, वे गोरिल्ला यहाँ क्या कर रहा है। टिया कॉफी रख के जाने लगती है कि विराज उसे रोक के बोलता है, मिस टिया कबीर के लिए भी कॉफी क्या है। विराज की बात सुन के टिपा कबीर को देखती है जो उसको देख के मुस्कुरा रहा था। कबीर को देख के टिया को उसकी जबरदस्ती वाली किस याद आती है। वो जिसे से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और बोलती है, सर मैं कॉफी तो ले आऊंगी, पर कहानी किसके लिए है। विराज टिया की बात सुन के उसको कंफ्यूजन से देखने लगता है। टिया उसके कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोलती है, तारांकन एक्चुअली सर कॉफी तो सिर्फ इंसान पीते हैं और मुझे तो आप दोनों के अलावा सिर्फ एक गंदा केकड़ा नजर आ रहा है। पर सर मजे की बात यह है कि ये दुनिया का इकलौता केकड़ा है जो कि वकील है। वैसे मिस्टर केकेंडे तुम्हारा नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होगा। कबीर कुछ बोलने को होता है कि आरव की उसे फोन पे बात करते हुए आवाज आती है, मेरे केबिन में आप और अभी के अभी तीनों जानवरों को जिंदा जला दो। आरव की बात सुन के तीनों की आंखें बाहर आ गई थी। टिपा अपने काम का बहाना बोल के भाग जाती है। विराज अपने केबिन में निकल लेता है और कबीर जल्दी से रडू तोते की तरह बोलना शुरू करता है, आरव मेरे दोस्त, मैं तो काम की बात करने ही आया था और काम की बात यह है कि कल तुम्हारे कैसे की हियरिंग है कोर्ट में, तो मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थी और बात कुछ ऐसी है, मेरे ये केस बिल्कुल साफ है, हमें कोर्ट में जाना है और कुछ बातें बोलनी है। फादर के बार कंपनी बेटे को ही मिलती है, तो तुम्हारी वो बुआ का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन विल अगर हुई तुम्हारे डैड की तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसा तुमने बताया तुम्हें विल के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब कोई विल है ही नहीं। आरव कबीर की बात सुन के सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बुआ यार इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथ से तो जाने नहीं देगी, उसे एक अनजाना डर एसटीए रहा था। कबीर कुछ देर आरव से बात करने के बाद वहां से चला जाता है और उसके जाते ही आरव अपने काम में लग जाता है। पर आज उसे रह रह के अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी, जैसे कि कुछ होने वाला हो। वो अपना ध्यान हटाने को खुद को पूरी तरह काम में डूबो देता है। कब रात होती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता। विराज उसके केबिन में आता है और उसे टाइम का बताता है। आरव अपना लैपटॉप लेके घर के लिए निकल जाता है। वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका था तो आज तो सनम उसका कीमा ही बना देगी। आरव अपने राम को मनाते घर जाता है, भगवान आज बचा लेना मेरी बीवी से, पक्का कल टाइम पे ही आऊँगा। लेकिन इन सब के उलट यो जब घर आया तो घर में बिल्कुल शांति थी। आँख अंदर आकर देखता है तो सारे सर्वेंट काम में लगे हुए थे। वो सनम उन दोनों का डाइनिंग टेबल पे बैठ के इंतजार कर रही थी। आज उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था।
आरव और विराज को देख के भी बी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ बस उन्हें फ्रेश होने को बोलती है। आरव उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता और सीधा फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर में सब डिनर करते हैं। विराज थका होने के कारण अपने रूम में चला जाता है। सनम जो कि इतनी देर से सिर्फ प्लेट में स्पून को हिला रही थी, उसने मुश्किल से 1-2 बीते ही लिए थे। आरव उसके सर पे हाथ फेरता हुआ बोलता है, क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? सनम उसी इतने प्यार से पूछने पे थोड़ा नम आंखों से बच्चों की तरह बोलती है, मुझे पेन हो रहा है, मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं है, किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं है, बहुत वीक फील हो रहा है। आरव उसकी बात सुन के चिंता से डॉक्टर के पास जाने को बोलता है, लेकिन सनम उसे मना कर देती है और अपनी बाहें उसके आगे फैला देती है। एक आरव उसे गोद में उठा के रूम में ले जाने लगता है। सनम उसके सीने पे सर रख के आंखें बंद कर लेती है। आरव उसे रूम में लाके बेह पे लिटा देता है और उसका सिर अपनी गोद के बोलता है, तबीयत क्यों खराब है मेरी जान की? सनम उसकी कमर में हाथ लपेट के बोलती है, मेरे पीरियड्स आ गए हैं, पहले तो कभी इतना पेन नहीं हुआ और आज तो जान ले ली इसने मेरी, मुझे दोपहर से पेन हो रहा है। सनम की बात सुन के आरव उसे डांटते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आरव उसको डांट के अपना फ़ोन उठा के घर के सर्वेंट को कुछ एमएसजी करता है। कुछ ही सेकंड में एक फीमेल स्टाफ अपने साथ हॉट वाटर बैग लेके आती है। वो बैग लेके सनम के पेट पे रख देता है और खुद डॉक्टर को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में बता के उनसे इंस्ट्रक्शन लेने लगता है। डॉक्टर आरव को कुछ मेडिसिन के नाम बता देती है। आरव जल्दी से किसी को भेज के मेडिसिन मंगवा लेता है। सनम को अब काफ़ी रिलीफ मिल रहा था। सनम को ज़बरदस्ती वेजिटेबल सूप पिला के वो उसे मेडिसिन देता है। द खुद उसके पास लेट के उसके पेट पे हल्के हाथों से मसाज देने लगता है। सनम को आरव का ये स्वीट जेस्चर बहुत पसंद आता है। उसे अब काफ़ी आराम मिल गया था। वो आरव को प्यार से देखने लगती है। आरव उसे अपनी नज़रों से ही पूछता है, क्या हुआ? माना मैं हैंडसम हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऐसे नज़र लगाऊं। वैसे भी मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। सनम उसकी बात सुन के झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। सनम अपना सर नीचे करके बोलती है, मुझे चेंज करना है। आरव उसकी बात सुन के उसके लिए कपड़े निकाल के लाता है और उसे देते हुए बोलता है, वैसे अगर तुम बाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ चेंज करने में। सनम उसकी बात सुन के पूरी गुलाबी हो जाती है और ना में सिर हिला देती है। आरव उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोलता है, अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे ये हक चाहिए। सनम उसकी बात सुन के कुछ देर सोच में पड़ जाती है। कुछ सोच के उसके फेस पे एक स्माइल जाती है। 18 सुनवाई। आज आरव और शालिनी जी के कैसे की सुनवाई होने वाली थी। आरव आज जल्दी ही उठ चुका था। सनम से भी पहले उसे बहुत टेंशन हो रही थी। सनम को भी उसकी फिक्र हो रही थी। वो जल्दी से उठ के फ्रेश हो जाती है और 2 मग कॉफी बना के उसके पास चली जाती है। एक मग आरव को देने के बाद वो दूसरा खुद लेके उसके पास ही बैठ जाती है। आरव चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगता है। आरव अपनी कॉफी ऐसे ही बिना कुछ बोले ही खत्म कर देता है। उसके दिल में एक बेचैनी छाई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर फैसला उसके हक में नहीं हुआ तो वो अपने पेरेंट्स से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसके पापा चाहते थे कि उनका बेटा एक दिन उनकी जगह पे बैठे, उनकी कंपनी का सीईओ बने और उसे नए मुकाम पे ले जाए, लेकिन ये सब देखने से पहले ही उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के जा चुके थे। सनम भी उसकी हालत से अनजान नहीं थी। टेंशन थी उसे भी हो रही थी लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रही थी। अचानक उसे कुछ मस्ती सुझाती है। वो आरव को वहीं छोड़ के किचन में जाती है। आरव तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कब वहां से चली गई। सनम आरव के पास आती है और अपने साथ लाया हुआ पानी उसके सिर पे डाल देती है। ऐसा होते ही आरन की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपना सर घुमा के देखता है तो उसकी प्यारी बीवी अपने दोनों हाथ बांधे उसे ही देख रही थी और अपने 32 दांतों का प्रदर्शन कर रही थी। आरव उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे के पीछे से ही अपनी गोद में खींच लेता है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपकते हुए बोलता है, क्या हरकत है ये बीवी। सनम उसकी बात सुन के थोड़ा डर जाती है लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लेती है और हिम्मत से बोलती है, मैं तो सिर्फ तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तुम पता नहीं किस पारों की यादों में उसके देवदास बने बैठे हो कि तुम्हारी गुलाबों पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। कौन पारों कौन गुलाबों किसका देवदास? आरव कंफ्यूजन से पूछता है, क्योंकि उसे सनम की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई थी। तुम रहने ही दो, मैं तो बोलती हूँ तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो अभी भी वक्त है। मैंने तुम्हारी इज्जत आज तक नहीं लूटी है तो तुम किसी और से शादी कर सकते हो जो कि तुम्हारी तरह बोरिंग हो। सनम इतना बोल के मुंह बना लेती है। आरव उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है और उसके बालों में उंगली उलझा के उसके चेहरे को पास लाके बोलता है, आज बोल दिया है दूर जाने के बारे में।
आगे से मत बोलना, अगर तुमने मुझसे दूर जाने का सोचा भी न तो इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। आरव इतना बोल के सनम के होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे पैशनेटे की किस करने लगता है। सनम उससे दूर होने की कोशिश करती क्योंकि आरव बहुत एग्रेसिव होके उसे किस कर रहा था। वी उसके होठों को चबा रहा था। सनम को दर्द होने लगा था और उसके होठों से खून भी आने लगा था, लेकिन आरव उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सनम को इस वक्त बस एक ही ख्याल आ रहा था, और ले इस अनाकोंडा से पंगे। अब तो पे तुझे जिंदा ही निगल जाएगा, वो भी बिना चबाए और डकार भी नहीं लेगा। सनम उससे जितना दूर होने की कोशिश करती आरव उसे और भी कस के पकड़ लेता। सनम की सांसें उखड़ने लगी थी और उसका चेहरा दर्द से लाल पह चुका था। करीब 30 मिनट के बाद आरव उसे छोड़ता है, क्योंकि अगर वो अब उसे नहीं छोड़ता तो वो शायद बेहोश ही हो जाती। सनम खुद को कोस रही थी कि उसने क्यों इस जल्लाद से पंगे लिए। अब सांप के बिल में हाथ डाला है तो मरना तो तय है ही। आर्य उसके होठों पे अपनी उंगली फिरते हुए बोलता है, उम्मीद है बीवी की तुम्हें अब समझ आ गया होगा। दोबारा ऐसी घटिया बातें अगर तुम्हारी जुबान पे आई तो परमानेंट तुम्हारी जुबान काट दूंगा, कुछ बोलने लायक ही नहीं बचोगी। इतना बोल के आरव सनम को छोड़ देता है और शावर लेने चला जाता है। सनम अपने लाल टमाटर चेहरे के साथ किचन में घुस जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। आज पहली बार उसे आरव से डर लग रहा था, क्योंकि उसे आरव की आंखों में आज पहली बार सनक दिखाई दे रही थी, जैसे वो उससे अगर दूर गई तो वो सब कुछ राख कर देता। सनम नाश्ता रेडी कर देती है। तब तक आरच और विराज भी आ जाते हैं। तीनों मिलके नाश्ता करते हैं। उसके बाद आरव और विराज कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सनम उन्हें कुछ बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाई। वो जल्दी से अपने रूम की ओर भाग जाती है और कुछ ही मिनट्स में रेडी हो जाती है और अपनी कार लेके निकल जाती है। यो अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है और किसी को कॉल करती है। सामने वाला कॉल अटेंड करता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। सनम सामने वाले से पूछती है, मिहिर काम हुआ? कुछ पता चला कि वो कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिहिर सनम की बात सुन के मायूसी से बोलता है, नहीं मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। वो बहुत शातिर है, कोई प्रूफ ही नहीं मिलता। सनम मिहिर की बात सुन के थोड़ा मायूस हो जाती है, लेकिन फिर उसे बोलती है, तुम अपना काम जारी रखो, जैसे ही कुछ मिलता है मुझे खबर करो। सनम इतना बोल के कॉल कट कर देती है। विराज और आरव जब कोर्ट पहुंचते हैं तो सामने खड़े इंसान को देख के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। सामने सनम जकड़ी जल्दी उनकी तरफ भागते हुए आ रही थी। आरव को खुद को घूरता पाकर सनम डर से विराज के पीछे ही छुप जाती है। मन ही मन भगवान को रिश्वत दे देती है खुद को बचाने को। आरव विराज को पूरने लगता है कि विराज जल्दी से आगे से हट जाता है और बोलता है, भाभी आप ही संभालो अपने इस उड़े हुए सॉफ्टवेयर को। विराज इतना बोल के वहां से भाग जाता है, क्योंकि आरव उसे बिल्कुल वेपाया बन के घूर रहा था। अब बारी थी सनम की, तो वो जल्दी से नकली आंसू निकाल के बोलती है, पति परमेश्वर का साथ देना हर पत्नी का धर्म होता है, तो इसलिए ही स्वामी मैं आपका साथ निभाने यहां तक आ गई। सनम की इतनी हैवी डोज से आरव का सिर घूमने लगता है। वो सनम का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगता है। क्योंकि ये बहुत हाईफाई केस था तो मीडिया भी यहाँ आई हुई थी, और उन्हें अगर उंगली पकड़ा दी तो वो पूरा हाथ ही उखाड़ के जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में रोहन और शालिनी जी की कार आके चाह रुकती है। उनकी कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड की कार चल रही थी। रुकते ही सारे बॉडीगार्ड्स रोहन शालिनी जी को कवर कर लेते हैं और उन्हें सेफली अंदर ले जाने लगते हैं। मीडिया उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती। शालिनी जी और रोहन अंदर चले जाते हैं। उनके साथ ही इंडिया जा टॉप लॉयर भी अंदर जाता है। उस लॉयर के चेहरे पे धर्मठ शालिनी जी की तरह ही दिखाई दे रहा था। दोनों भाई बहन लग रहे थे। तीनों अंदर चले जाते हैं और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी कबीर भागता हुआ अंदर आता है और आरव के पास जाके बैठ जाता है और खुद की बड़ी हुई सांसों को काबू करने लगता है। कबीर को देख के आरव की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स बाद आया होता तो लेट ही हो जाता। कबीर खुद को लंकेश्वर के कहर से बचाने को निकल लेता है। वहीं शालिनी जी आरव को टोट मारते हुए बोलती है, जो इंसान एक ढंग का लॉयर नहीं कर सकता वो इतनी बड़ी कंपनी क्या खाक संभालेगा। शालिनी जी का टॉट सुन के सबकी भौं तन जाती है। सनम तो उनको देख के ही उल्टी करने वाली थी। वो शालिनी जी को जवाब देते हुए बोलती है, बेटे की शादी के बाद सासू माँ बहू को सारे काम दे देती है और खुद भी आराम करती है। ऐसे ही बुढ़ापे में लोग का दिमाग सठिया जाता है और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। तो अपना काम किसी काबिल इंसान को सौंप देना चाहिए, है ना बुआ जी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके इस प्लेबॉय बेटे को तो अल्फाबेट्स भी जाते होंगे।
सनम की बात में शालिनी जी को सिर्फ प्लेबॉय वर्ड ही सुनाई देता है। वो अपने बेटे को खा जाने वाली नजरों से घूरती है। रोहन अपनी मां की घूरती हुई आंखों को देख के सहम जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मां किस हद तक पागल है। उनको अपनी इज्जत जितनी प्यारी है वो उसे भली भांति पता है, और वो उन पुराने ख्यालातों वाली है। तभी वहां जज आ जाते हैं। सब लोग उन्हें खड़े होके उनको घीट करते हैं। सुनवाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ के वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं। सारे प्रूफ जज के सामने रखे जाते हैं। दोनों तरफ के वकीलों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। शालिनी जी का पारा चढ़ जाता है। वो आरव को खा जाने वाली नजरों से पूरने लगती है। आरव के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी जो शालिनी जी का पारा बढ़ा रही थी। आरव की स्माइल उन्हें तीर की तरह चुभ रही थी। ऊपर से उनमें गरम मसाला सनम की बातों ने डाल दिया था। सारी दलीलों को सुन के आरव के पक्ष में कोर्ट का फैसला झुकने लगता है। तभी शालिनी जी अपने लॉयर को कुछ इशारा करती है। लॉयर अपने दाव पेंच लगा के केस की सुनवाई के लिए एक न्यू डेट से लेता है, जो कि 2 दिन बाद की फिक्स होती है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, जानेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। 19 फॉर्मूला। जज साहब 2 दिन बाद सुनवाई की तारीख फिक्स करते हैं। सब लोग कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। शालिनी जी गुस्से से वहां से चली जाती है, उनके साथ ही रोहन और उनके टॉप लॉयर भी। शालिनी जी का चेहरा गुस्से से तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि आज अगर वो कोया को बोल के नेक्स्ट डेट नहीं लेती तो शायद आज ही उनके हाथ से सब कुछ बला जाता। उनको ऐसे जाते देख सनम आरव को हंसते हुए बोलती है, पति देव मेरी बुआ सास तो ऐसे ही चली गई। उन्होंने तो पू ठीक से अपना वेलकम भी नहीं करने दिया, और फिर बोलेंगी इस लड़की को तो कुछ आता ही नहीं, पता नहीं इसको कुछ सिखाया भी था या नहीं उसके घर वालों ने। सनम की बात सुन के सब हंसने लगते हैं। कबीर सनम जी बात पे अपने कॉलर ठीक करते हुए बोलता है, ये सब मेरा कमाल है, देखा कैसे उस एक्सपीरियंस लॉयर के एक्सपीरियंस की हवा निकाल दी मैंने। अगली सुनवाई में तो बुआ का चेहरा पूरा काला ही पड़ जाएगा जब फैसला हमारी तरफ होगा। वो सब अपनी बातें कर ही रहे थे कि तभी आरव को कुछ याद आता है, और वो सनम को बाजू से पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है और बोलता है, तुम तो घर पे थी ना, फिर यहाँ कैसे आए। आरव की बात सुन के सनम अपनी बत्ती सी दिखाने लगती है। आरव से अपनी बाजू छुड़वाते हुए बोलती है, देखो पति महाराज, ऐसे कौन नाराज होता है अपनी इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल वाइफ से। मैं तुम्हें बोलना चाहती थी, लेकिन तुम तो हमेशा उड़ते ही रहते हो, कभी मेरी बात को सुनते ही नहीं, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूं। सनम की बात सुन के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो एक झटके से सनम को अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे अपनी कार की तरफ के जाने लगता है। कबीर विराज एक दूसरे की आंखों पे हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं, हम जैसे छोटे बच्चों के सामने ये सब ओछी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती उसको, लेकिन हमें ती आती है, हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। कबीर विराज भी वहां से निकल जाते हैं। रोहन अपने ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में उसके सामने वही आदमी था जो उस दिन सनम की इंफॉर्मेशन लेके आया था। रोहन उस आदमी को बोलने जा इशारा करता है। वो आदमी बोलता है, सर मिसेस खन्ना ज्यादातर घर पे ही रहती है, लेकिन उनके घर पे काफी टाइट सिक्योरिटी है, घर में घुसना इम्पॉसिबल है। अगर हम सनम मैडम को किडनैप करना है तो घर से बाहर ही करना होगा, क्योंकि वो कभी भी सिक्योरिटी के साथ बाहर नहीं जाती, क्योंकि उन्हें ये सब फालतू का पैसा वेस्ट लगता है। वो आदमी इतना बोल के चुप हो जाता है। रोहन उसकी बात सुन के बोलता है, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की मेरे बिस्तर पे चाहिए। उसने मुझे प्लेबॉय बोला, अब उसे पता चलेगा कि प्लेबॉय होता कैसा है। रोहन उस आदमी को कुछ समझता है और वो आदमी कुछ देर में बाहर से निकल जाता है। रोहन अपनी चेयर से सिर लगा लेता है और सनम के बारे में सोचने लगता है। शालिनी जी अपनी कार लेके उसी फार्म हाउस में चली जाती है। वो गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उनकी ऐसी बेइज्जत कभी नहीं हुई थी। आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे नज़र तो मिला सके, लेकिन आज एक कल की आई हुई लड़की ने सबके सामने उसको इतना कुछ बोल दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। शालिनी जी बेसमेंट में आके उन दोनों लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। वो अपने हाथ को आगे करती है कि एक आदमी आके उनके हाथ में किल लगा हुआ चाबुक रख देता है। शालिनी जी गुस्से से उस चाबुक को उन दोनों लोगों पे ओमेगा बरसने लगती है। उन दोनों लोगों की चीखें उस बेसमेंट में सुनाई देने लगती है। उनकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगा था, लेकिन शालिनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उन्हें मारे ही जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों इंसान बेहोश हो जाते हैं। शालिनी जी गुस्से से अपने आदमी को पूछती है, मुंह खोला, इन लोगों ने अपना या नहीं। वो आदमी ना में अपना सिर हिला लेता है। शालिनी जी गुस्से से अपने दांत पिस हुए बोलती है, इनको अभी के अभी होश में लाओ, 09 तब तक मारो जब तक ये अपना मुंह ना खोले। वो आदमी थोड़ा डाइट हुए बोलता है, मैडम डॉक्टर ने बोला है कि इनकी हालत पहले से ही खराब है, अगर इनको और टॉर्चर किया गया तो ये अपना दम भी टिक सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपको वो फॉर्मूला कभी नहीं मिलेगा और आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी।
उस आदमी की बात सुन के शालिनी जी सोच में पड़ जाती है और अपने गुस्से का छूट पी के वहां से निकल जाती है। वो सीधा एक रूम के बाहर जाके रुकती है। उस रूम के डोर को वो अपने हाथों से टच करने लगती है और उनकी आंखें नम हो जाती है। वो अपना हाथ फेरने लगती है। कुछ ही पलों में वो खुद को मजबूत कर लेती है और वहां से निकल जाती है। वो अपने रूम में आ जाती है और फिर से उसी फोटो पे हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम बहुत जल्द मेरे पास होगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगी, वो फॉर्मूला जल्दी ही मुझे मिल जाएगा, फिर तुम पहले जैसे ही हो जाओगे। वहीं दूसरी ओर रिया आज विहान से मिलने के लिए उसके ही फार्म हाउस वो आई हुई थी। विहान को उस हैकर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसके पास अब इस फार्म हाउस के अलावा और कुछ भी नहीं था। रिया और विहान दोनों ही एक चादर में लिपटे हुए थे। दोनों के ही कपड़े जमीन पे बिखरे हुए थे। विहान रिया के ऊपर था और उसने कस के उसकी कलाइयों को पकड़ा हुआ था। विहान जल्दी जल्दी खुद को रिया में अंदर बाहर कर रहा था और रिपा की सिसकियां उस पूरे रूम में गूंज रही थी। वो विहान को रोकते हुए बोलती है, विहान प्लीज रुक जाओ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 1 वीक पहले ही मैंने बच्चा अबॉर्ट करवाया है, मैं अभी ये सब नहीं झेल सकती। रिया की बात सुन के विहान उसको एक गुस्से वाली नज़र से देखता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वो और भी जकड़ी खुद को अंदर बाहर करते हुए बोलता है, अब तुम्हें मेरे पास आने से प्रॉब्लम हो रही है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए ही थी। मेरे पास अब पैसे नहीं है टीआईएच, तुम मेरे करीब भी नहीं आना चाहती, मेरे छूने से तुम्हें दर्द होता है, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। विहान अपनी बात खत्म करके खुद को रिया में से बाहर निकालता है और उसको पलट के पीछे से उसमें एक बार फिर एंटर करता है। रिया की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, लेकिन विहान को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। रिया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो मन में विहान को गालियां देते हुए बोलती है, बस एक बार मुझे वो फोटोस हाथ लग जाए फिर तुम्हें बताती हूँ मैं विहान, अगर तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करते तो मैं तुमसे उसी दिन दूर हो जाती जिस दिन तुम बिखरी बने थे। तुमसे अच्छा तो वो योर ड्राइवर है, क्या किस्मत पाई है मेरी बहन ने, जिस बहन को सड़क पे लाने की मैं तुम्हारे पास आई थी, आज वो रानी बन चुकी है और मैं तुम्हारे इस बिस्तर पे पड़ी हुई तुम्हारी रखैल बन चुकी है। ये हो कुछ भी वो हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो मेरी प्यारी बहना सनम, तुम्हें तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। आरव सनम को कोर्ट से लेकर सीधा घर चला जाता है। सनम उससे मुंह फुलाए बैठी थी क्योंकि आरव उसे सबके सामने ऐसे ही उठा लाया था। सनम कार के रुकते ही सीधा अंदर चली जाती है बिना आरव पे ध्यान दिए। आरव मुस्कुराता हुआ अपने बालों में हाथ फेरता हुआ उसके पीछे चला जाता है। सनम गुस्से से किचन में चली जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के बाउल भर के अपने रूम में CH के आए जाती है। आरव सनम के पीछे पीछे चलने लगता है। उसके ऐसे आने से सनम चिढ़ जाती है। वो जल्दी जल्दी रूम में जाने लगती है। सनम जल्दी से रूम में जाके डोर बंद करने लगती है कि आरव अपने एक हाथ से ही उसे रोक देता है। सनम उसको घूरते हुए आके सोफे पे बैठ जाती है और आइसक्रीम खाने लगती है। आरव डोर बंद करके उसके पास आता है और उसके हाथ से आइसक्रीम लेके टेबल वो रख देता है और उसे सोफे पे धक्का देके खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। आरव सनम के मुंह में अपनी जीभ घुसा जे सारी आइसक्रीम अपने मुंह में के लेता है। बेचारी सनम उसको आंखें फाड़े देखने लगती है, लेकिन सिर्फ उसको गालियां देने के अलावा और कुछ तीव वो कर भी तो नहीं सकती थी। सनम के मुंह का टेस्ट अच्छे से लेने के बाद आरव उसकी गर्दन पे जा जाता है और उसको किस करने लगता है। सनम भी आरव के टच से पिघलने लगी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और आरव की हर हरकत को महसूस करने लगती है। वो मदहोश होने लगी थी। आरव अपने हाथ उसकी पूरी बॉडी पे फिराने लगता है। थोड़ी देर में वो सनम की साड़ी का पल्ला हटा देता है। सनम उसकी शर्ट को कस के अपने हाथों में भर लेती है। आरव धीरे धीरे अपने हाथ नीचे ले लाने लगता है और उसके शाही सपेवियों में हाथ डाल के उसकी साड़ी की प्लेट्स निकल देता है। कुछ ही सेकंड्स में सनम की साड़ी फर्श पे बिखरी पड़ी थी। आरव सनम के गले और कॉलर बोन पे बाइट करने लगता है। आरव धीरे धीरे आगे दोपहर के 3:59 बढ़ने लगता है। दोनों ही अपने होश खो चुके थे। आरव धीरे धीरे अपने हाथ सनम के ब्रेस्ट पे फिराने लगता है। वो एकदम से सनम को पलट देता है और उसके ब्लाउज की डोरी को खींच देता है। आरव फिर एक बार उसको पलट के उस पे आ जाता है और उसके ब्लाउज को निकालने लगता है। तभी डोर नोक होता है और दोनों अपने होश में आते हैं। सनम अपनी हालत देशाती है और एकदम से आरव को धक्का देके बाथरूम में भाग जाती है। आरव को डोर पे खड़े इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो डोर ओपन करता है तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। वो सर्वेंट सिर झुका के बोलता है, सर मैडम के पापा और उनकी बहन आई हुई है। आरव हाँ में सिर हिला देता है और सर्वेंट वहां से चला जाता है। कौन से फॉर्मूले की बात कर रही थी शालिनी बुआ? क्या है उस फॉर्मूले का राज? कौन है वो दोनों इंसान? कौन है वो तस्वीर वाला इंसान? जानेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय।
दोपहर के 3:59 बढ़ने लगता है। दोनों ही अपने होश खो चुके थे। आरव धीरे धीरे अपने हाथ सनम के ब्रेस्ट पे फिराने लगता है। वो एकदम से सनम को पलट देता है और उसके ब्लाउज की डोरी को खींच देता है। आरव फिर एक बार उसको पलट के उस पे आ जाता है और उसके ब्लाउज को निकालने लगता है। तभी डोर नॉक होता है और दोनों अपने होश में आते हैं। सनम अपनी हालत देशाती है और एकदम से आरव को धक्का देके बाथरूम में भाग जाती है। आरव को डोर पे खड़े इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो डोर ओपन करता है तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। वो सर्वेंट सिर झुका के बोलता है, सर मैडम के पापा और उनकी बहन आई हुई है। आरव हाँ में सिर हिला देता है और सर्वेंट वहां से चला जाता है। कौन से फॉर्मूले की बात कर रही थी शालिनी बुआ? क्या है उस फॉर्मूले का राज? कौन है वो दोनों इंसान? कौन है वो तस्वीर वाला इंसान? जानेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। CH20 लापता कबीर अमन जी सनम और आरव से मिलने उनके घर आते हैं। उनको देख के सनम की आंखें चमक उठती है। सनम अपने पापा से बहुत प्यारी करती थी। यो सब लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। आरव और अमन जी बिजनेस से रिलेटेड बात करने लगती है। वही सनम उनके लिए नाश्ता लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ रिया भी आ जाती है। रिया अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान के साथ सनम से मुक्ति है, लेकिन आरव को देख के उसकी आंखें ही बदल जाती है, क्योंकि इस वक्त आरव ने वाइट शर्ट और फॉर्मल पेंट पहनी थी। उसने अपनी बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था और किंग साइज सोफे वो एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठा था। वैसे ही वो काफ़ी हैंडसम था और अब तो उसकी पर्सनैलिटी और भी निखर चुकी थी। उस वाइट शर्ट में उसका कसा हुआ बदन बहुत एक से दिखा रहा था। रिया तो उसको लस्ट भरी नज़रों से देख रही थी। उसे अपनी बहन से जलन हो रही थी। कहा उसने सोचा था कि उसकी बहन की शादी एक ड्राइवर से हुई है, वो अपने घर में झाड़ू पोछा करते मिलेगी। अब कहा सनम के पीछे सर्वेंट की। दोपहर के 3:59 पूरी फौज है। आरव ने अब तो अपनी मेहनत से अमन जी की कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया था, तो रिया को एक और वजह मिल गई थी सनम से नफरत करने के लिए। रिया आरव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आरव बस हाहू में ही जवाब देता है। रिया को उसकी हरकत पे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने डैड के सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी, इसलिए अपने फेस पे एक झूठी मुस्कान लिए बैठी रहती है। रिया बाथरूम का बहाना करके सनम और आरव के रूम में चली जाती है, क्योंकि अब उससे सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वहीं सनम का फ़ोन रिंग करने लगता है। कॉलर आईडी देख के उसके फेस पे टेंशन दिखाई देने लगती है। वो दोनों को किचन का बोल के भाग जाती है और कॉल अटेंड करके बोलती है, कितनी बार बोला है तुम्हें मिहिर की तुम मुझे कॉल मत किया करो। अगर कुछ अर्जेंट हो तब भी मुझे सिर्फ MSG करो। अब कुछ बोलोगे भी, ये मुंह में दही क्यों जमा रखी है? सनम की बात सुन के मिहिर थोड़ा डर जाता है। यो अपने सलाइवा की निगलते हुए बोलता है, मैम आपको एक बार यह जाना चाहिए, मुझे कुछ बताना है आपको और दिखाना भी है। मिहिर की बात सुन के सनम बोलती है, एक बात तुम कान खोल के सुन लो मिहिर, अगर तुम्हारी बात जरूरी नहीं हुई और तुमने ऐसे ही मुझे टाइम पास के लिए बुलाया तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से इस दुनिया से रुखसत कर दूंगी। और दूसरी बात, क्या तुम चाहते 1559 हो मैं तुम्हें सूट कर दूं? अगर नहीं ना तो फिर कभी इस नंबर पे कॉल मत करना, वो भी तब जब आरव आसपास हो। उसको अगर जरा सी भी भनक लग गई तो वो ना तुम्हें छोड़ेगा और ना मुझे। सनम मिहिर को एक लंबा चौड़ा भाषण सुना के कॉल कट कर देती है। मिहिर बेचारा सनम का मारा फोन को जान से थोड़ा दूर करके इस डेविल की बात सुनता रहता है, पर बेचारे की किस्मत ही फूटी थी। सनम जब वापस हाल में आती है तो देखती है उसकी प्यारी बहना उसके पति को पूर घूर के देख रही थी। दरअसल रिया जब वापस आए तो सनम को वहां ना देख के उसके दिमाग में एक खुराफात आई। उसे तो वैसे भी कैसे भी अपने जीजा जी पे डोरे डालने थे, लेकिन सनम भी क्या जग्गा जासूस से कम है। उसकी पारखी नज़रों ने अपनी बहन की हरकत को किचन के गेट से ही देख लिया था। वो तो बस उसके एक्शन का वेट कर रही थी कि वो अपना रिएक्शन द। रिया सीढ़ियों से आती हुई अपनी ड्रेस को थोड़ा खींचने लगती है कि उसकी बॉडी अच्छे से रिवील हो, और फिर अपनी हाई हील्स के साथ कमर मटकाती हुई आरव के पे जाने लगती है। 15-59 आरव के पास जाके वो अपनी हील मुड़ने का नाटक करती है कि आरव की गोद में गिर जाए, लेकिन उसके इरादों पे तो उसकी प्यारी बहना ने मिट्टी गिरा दी। गंगा जी का रुख ही मोड़ दिया और उसके इरादों को गंगा में डूबों के स्वाहा कर दिया। सनम रिया को संभालते हुए बोलती है, अरे अरे बहना इतना नहीं गिरते। सनम की बात सुन के सब उसको पुरने लगते हैं। वो बात को संभालते हुए बोलती है, मेरा मतलब है ध्यान से चलो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। रिया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो गुस्से का छूट पी के एक फीकी हंसी हंस देती है। कुछ देर बाद अमन जी और रिया वहां से चले जाते हैं। रात को सनम सबके लिए डिनर रेडी करती है और सबको अपने हाथों से खिलाती है। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। आरव सनम को जकड़ के सोया हुआ था। उसके फैंस पे दुनिया भर की मासूमियत छाई हुई थी, लेकिन सनम की आंखों में नींद ही नहीं थी। आरव के सोते ही सनम उसकी सांसें चेक करती है।
सनम आरव का हाथ हटा के धीरे धीरे क्लोजेट रूम में चली जाती है। कुछ ही देर में वो बाहर आ जाती है। उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और खुद को पूरा कवर किया हुआ था। कोई भी उसको देख के नहीं पहचान सकता था कि वो कौन है। सनम धीरे से रोका ओमेगा 155F डोर ओपन करके वहां से निकल जाती है। घर के बाहर आके वो बैंक एरिया में जाती है और दीवार कूद के निकल जाती है। घर के बाहर एक कार पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। चौड़ी देर में वो कार एक खंडहर के बाहर रुकती है। उस कार का ड्राइवर सनम के लिए दूर ओपन करता है और अपना सिर झुका के खड़ा हो जाता है। सनम उस खंडहर के अंदर चली जाती है। एक जगह रुक के वो कुछ स्लाइड करती है और एक डोर उसके सामने आ जाता है। सनम पासवर्ड टाइप करती है, एयर डोर ओपन हो जाता है। सनम अंदर जाती है तो सामने ही उसके जन्नत सा नजारा था। वी जगह बाहर से जितनी खराब थी अंदर से उतनी ही आलीशान थी। सनम अंदर जाती है तो वहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। सनम को देख के वो सब सिर झुका के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, वेलकम क्वीन, आप को इतने वक्त बाद यहाँ देख के खुशी हुई। किसी को भी सनम का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हुडी पे लगे एक खास लोगों से सबने उसे पहचान लिया था। 15:59 सनम उस हाल के बीचों बीच लगी चेयर पे जाके बैठ जाती है। सनम सबको बैठने का इशारा करती है और सब लोग बैठ जाते हैं। तभी एक हैंडसम सा लड़का आंखों पे बड़े फ्रेम का चश्मा चदाए वहां आता गई। उसके हाथ में एक तब था जिसमें वो कुछ टाइप किए जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वहां अंधेरा हो जाता है और सामने की दीवार पे एक लाइट गिरती है। उस दीवार पे कुछ पिक्चर्स शो होने लगती है। ये पिक्चर्स शालिनी जी की थी जिस्म छुपते छुपाते जंगल में जा रही थी। सनम उन पिक्चर्स को देख के मिहिर को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मिहिर बात को संभालते हुए बोलता है, क्वीन, ये शालिनी जी को हर रोज उस जंगल में जाते हुए देखा गया है। हमारे लोगों ने इनका पीछा भी किया लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद मिहिर सनम के हाथ में कुछ पिक्चर्स रख देता है। पिक्चर्स देख के सनम की आंखें छोटी हो जाती है। सनम उन पिक्चर्स को देखते हुए बोलती है, अगर ये सच है तो मेरा शक सही है। ये शालिनी जी उस फॉर्मूले के बारे में जरूरी कुछ ना कुछ जानती है, तभी तो ये ऐसा कर रही है। पर कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है? तभी मिहिर जो की है, लेकिन ये सच है मैडम। सनम आगे कुछ नहीं बोलती और हाँ में सिर हिला देती है। कुछ ही देर में वहाँ की चुप्पी को तोड़ते हुए सनम पूछती है, और वो मिस्टर AK के बारे में कुछ पता चला? मिहिर ना में अपना सर हिला देता। दोपहर के 3:59 है। सनम गुस्से से भड़कते हुए बोलती है, तुम लोग कर क्या रहे हो? एक इंसान का पता नहीं कर पा रहे हो? सिर्फ 1 महीना है तुम सबके पास। अगर इस 1 महीने में तुम लोग कुछ पता नहीं कर पाते हो तो खुद को शूट कर लेना। सब लोग अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। सनम गुस्से से वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही मिहिर मुंह बना के बोलती है, जब देखो तब बस ऑर्डर झाड़ती रहती है, जल्लाद कहीं की। अरे थोड़ तो रहम करो मुझ जैसे छोटे बच्चे पे। खुद का तो इतना हंसम पति है और हम लोगों को आज तक सिंगल रखा है। अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना तो मैं इसके पति के साथ ही सुहागरात मना लूंगा। तारांकन सनम के जाते ही सब लोग वापस से अपने काम में लग जाते हैं। सनम घर वापस आ जाती है और चुपचाप गेट खोल के अंदर चली जाती है। आरव अभी भी सोया हुआ था। सनम चेंज करके वापस से उसके पास जाके सो जाती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आरव के केस की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सब लोग कोर्ट चले जाते हैं। आरव और विराज सुबह से कबीर का फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कबीर का फोन स्विच ऑफ था। आरव और विराज दोनों के ही चेहरे पे टेंशन साफ। दोपहर के 3:59 दिखाई दे रही थी। वहीं शालिनी जी उसको टेंशन में देख के खुश हो रही थी। वो आरव को टोकते हुए बोलती है, क्या हुआ भतीजे, तुम्हारा लॉयर अभी तक आया नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया में ही ना हो। शालिनी जी की बात सुन के सबको टेंशन हो जाती है। आरव को तो पहले से ही डर लग रहा था, लेकिन सनम के चेहरे पे कोई भाव नहीं था, जैसे उसको पहले से ही इन सब का पता हो। तभी आरव के फ़ोन की MSG बीप बजती है और आरव अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आरव वहां से बाहर की ओर भागते हुए बोलता है, मैं कबीर को लेने जा रहा हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। आरव जल्दी से वहां से चला जाता है और शालिनी जी के फेस पे एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने लॉयर से बोलती है, भतीजा तो गया, अब आपको ही सब संभालना है। लॉपर कुटिलता से मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में जज भी वहां आ जाते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि स्टोरी सबको बोरिंग लग रही और सिंपल भी, लेकिन जो दिखता है वो हो ये जरूरी तो नहीं जितना सीधा सब दिख। CH20 लापता कबीर, अमन जी सनम और आरव से मिलने उनके घर आते हैं। उनको देख के सनम की आंखें चमक उठती है। सनम अपने पापा से बहुत प्यारी करती थी। यो सब लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। आरव और अमन जी बिजनेस से रिलेटेड बात करने लगती है। वही सनम उनके लिए नाश्ता लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहां रिया भी आ जाती है।
रिया अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान के साथ सनम से मुक्ति है, लेकिन आरव को देख के उसकी आंखें ही बदल जाती है, क्योंकि इस वक्त आरव ने वाइट शर्ट और फॉर्मल पेंट पहनी थी। उसने अपनी बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था और किंग साइज सोफे वो एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठा था। वैसे ही वो काफ़ी हैंडसम था, और अब तो उसकी पर्सनैलिटी और भी निखर चुकी थी। उस वाइट शर्ट में उसका कसा हुआ बदन बहुत एक से दिखा रहा था। रिया तो उसको लस्ट भरी नज़रों से देख रही थी। उसे अपनी बहन से जलन हो रही थी। कहा उसने सोचा था कि उसकी बहन की शादी एक ड्राइवर से हुई है, वो अपने घर में झाड़ू पोछा करते मिलेगी। अब कहा सनम के पीछे सर्वेट की पूरी फौज है। आरव ने अब तो अपनी मेहनत से अमन जी की कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया था, तो रिया को एक और वजह मिल गई थी सनम से नफरत करने के लिए। रिया आरव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आरव बस हाहू में ही जवाब देता है। रिया को उसकी हरकत पे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने डैड के सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी, इसलिए अपने फेस पे एक झूठी मुस्कान लिए बैठी रहती है। रिया बाथरूम का बहाना करके सनम और आरव के रूम में चली जाती है, क्योंकि अब उससे सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वहीं सनम का फ़ोन रिंग करने लगता है। कॉलर आईडी देख के उसके फेस पे टेंशन दिखाई देने लगती है। वो दोनों को किचन का बोल के भाग जाती है और कॉल अटेंड करके बोलती है, कितनी बार बोला है तुम्हें मिहिर की तुम मुझे कॉल मत किया करो, अगर कुछ अर्जेंट हो तब भी मुझे सिर्फ एमएसजी करो। अब कुछ बोलोगे भी, ये मुंह में दही क्यों जमा रखी है। सनम की बात सुन के मिहिर थोड़ा डर जाता है। यो अपने सलाइवा की निगलते हुए बोलता है, मैम आपको एक बार यह जाना चाहिए, मुझे कुछ बताना है आपको और दिखाना भी है। मिहिर की बात सुन के सनम बोलती है, एक बात तुम कान खोल के सुन लो मिहिर, अगर तुम्हारी बात जरूरी नहीं हुई और तुमने ऐसे ही मुझे टाइम पास के लिए बुलाया तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से इस दुनिया से रुखसत कर दूंगी। और दूसरी बात, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें सूट कर दूं? अगर नहीं ना तो फिर कभी इस नंबर पे कॉल मत करना, वो भी तब जब आरव आसपास हो। उसको अगर जरा सी भी भनक लग गई तो वो ना तुम्हें छोड़ेगा और ना मुझे। सनम मिहिर को एक लंबा चौड़ा भाषण सुना के कॉल कट कर देती है। मिहिर बेचारा सनम का मारा फोन को जान से थोड़ा दूर करके इस डेविल की बात सुनता रहता है, पर बेचारे की किस्मत ही फूटी थी। सनम जब वापस हाल में आती है तो देखती है उसकी प्यारी बहना उसके पति को पूर घूर के देख रही थी। दरअसल रिया जब वापस आए तो सनम को वहां ना देख के उसके दिमाग में एक खुराफात आई। उसे तो वैसे भी कैसे भी अपने जीजा जी पे डोरे डालने थे, लेकिन सनम भी क्या जग्गा जासूस से कम है। उसकी पारखी नज़रों ने अपनी बहन की हरकत को किचन के गेट से ही देख लिया था। वो तो बस उसके एक्शन का वेट कर रही थी कि वो अपना रिएक्शन द। रिया सीढ़ियों से आती हुई अपनी ड्रेस को थोड़ा खींचने लगती है कि उसकी बॉडी अच्छे से रिवील हो, और फिर अपनी हाई हील्स के साथ कमर मटकाती हुई आरव के पे जाने लगती है। आरव के पास जाके वो अपनी हील मुड़ने का नाटक करती है कि आरव की गोद में गिर जाए, लेकिन उसके इरादों पे तो उसकी प्यारी बहना ने मिट्टी गिरा दी। गंगा जी का रुख ही मोड़ दिया और उसके इरादों को गंगा में डूबों के स्वाहा कर दिया। सनम रिया को संभालते हुए बोलती है, अरे अरे बहना इतना नहीं गिरते। सनम की बात सुन के सब उसको पुरने लगते हैं। वो बात को संभालते हुए बोलती है, मेरा मतलब है ध्यान से चलो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। रिया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो गुस्से का छूट पी के एक फीकी हंसी हंस देती है। कुछ देर बाद अमन जी और रिया वहां से चले जाते हैं। रात को सनम सबके लिए डिनर रेडी करती है और सबको अपने हाथों से खिलाती है। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। आरव सनम को जकड़ के सोया हुआ था। उसके फैंस पे दुनिया भर की मासूमियत छाई हुई थी, लेकिन सनम की आंखों में नींद ही नहीं थी। आरव के सोते ही सनम उसकी सांसें चेक करती है। सनम आरव का हाथ हटा के धीरे धीरे क्लोजेट रूम में चली जाती है। कुछ ही देर में वो बाहर आ जाती है। उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और खुद को पूरा कवर किया हुआ था। कोई भी उसको देख के नहीं पहचान सकता था कि वो कौन है। सनम धीरे से रोक का डोर ओपन करके वहां से निकल जाती है। घर के बाहर आके वो बैंक एरिया में जाती है और दीवार कूद के निकल जाती है। घर के बाहर एक कार पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। चौड़ी देर में वो कार एक खंडहर के बाहर रुकती है। उस कार का ड्राइवर सनम के लिए दूर ओपन करता है और अपना सिर झुका के खड़ा हो जाता है। सनम उस खंडहर के अंदर चली जाती है। एक जगह रुक के वो कुछ स्लाइड करती है और एक डोर उसके सामने आ जाता है। सनम पासवर्ड टाइप करती है, एयर डोर ओपन हो जाता है। सनम अंदर जाती है तो सामने ही उसके जन्नत सा नजारा था। वी जगह बाहर से जितनी खराब थी अंदर से उतनी ही आलीशान थी। सनम अंदर जाती है तो वहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। सनम को देख के वो सब सिर झुका के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, वेलकम क्वीन, आप को इतने वक्त बाद यहाँ देख के खुशी हुई। किसी को भी सनम का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हुडी पे लगे एक खास लोगों से सबने उसे पहचान लिया था। सनम उस हाल के बीचों बीच लगी चेयर पे जाके बैठ जाती है। सनम सबको बैठने का इशारा करती है और सब लोग बैठ जाते हैं।
तभी एक हैंडसम सा लड़का आंखों पे बड़े फ्रेम का चश्मा चदाए वहां आता गई। उसके हाथ में एक तब था जिसमें वो कुछ टाइप किए जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वहां अंधेरा हो जाता है और सामने की दीवार पे एक लाइट गिरती है। उस दीवार पे कुछ पिक्चर्स शो होने लगती है। ये पिक्चर्स शालिनी जी की थी, जिस्म को छुपते छुपाते जंगल में जा रही थी। सनम उन पिक्चर्स को देख के मिहिर को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मिहिर बात को संभालते हुए बोलता है, क्वीन, ये शालिनी जी को हर रोज उस जंगल में जाते हुए देखा गया है। हमारे लोगों ने इनका पीछा भी किया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद मिहिर सनम के हाथ में कुछ पिक्चर्स रख देता है। पिक्चर्स देख के सनम की आंखें छोटी हो जाती है। सनम उन पिक्चर्स को देखते हुए बोलती है, अगर ये सच है तो मेरा शक सही है। ये शालिनी जी उस फॉर्मूले के बारे में जरूरी कुछ ना कुछ जानती है, तभी तो ये ऐसा कर रही है। पर कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है? तभी मिहिर जो की है, लेकिन ये सच है मैडम। सनम आगे कुछ नहीं बोलती और हाँ में सिर हिला देती है। कुछ ही देर में वहाँ की चुप्पी को तोड़ते हुए सनम पूछती है, और वो मिस्टर ए के बारे में कुछ पता चला? मिहिर नामे अपना सर हिला देता है। सनम गुस्से से भड़कते हुए बोलती है, तुम लोग कर क्या रहे हो? एक इंसान का पता नहीं कर पा रहे हो? सिर्फ 1 महीना है तुम सबके पास। अगर इस 1 महीने में तुम लोग कुछ पता नहीं कर पाते हो तो खुद को शूट कर लेना। सब लोग अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। सनम गुस्से से वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही मिहिर मुंह बना के बोलती है, जब देखो तब बस ऑर्डर झाड़ती रहती है जल्लाद कहीं की। अरे थोड़ तो रहम करो मुझ जैसे छोटे बच्चे पे। खुद का तो इतना हंसम पति है और हम लोगों को आज तक सिंगल रखा है। अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना तो मैं इसके पति के साथ ही सुहागरात मना लूंगा। तारांकन सनम के जाते ही सब लोग वापस से अपने काम में लग जाते हैं। सनम घर वापस आ जाती है और चुपचाप गेट खोल के अंदर चली जाती है। आरव अभी भी सोया हुआ था। सनम चेंज करके वापस से उसके पास जाके सो जाती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आरव के केस की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सब लोग कोर्ट चले जाते हैं। आरव और विराज सुबह से कबीर का फ़ोन ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कबीर का फ़ोन स्विच ऑफ था। आरव और विराज दोनों के ही चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं शालिनी जी उसको टेंशन में देख के खुश हो रही थी। वो आरव को टोकते हुए बोलती है, क्या हुआ भतीजे, तुम्हारा लॉयर अभी तक आया नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया में ही ना हो। शालिनी जी की बात सुन के सबको टेंशन हो जाती है। आरव को तो पहले से ही डर लग रहा था, लेकिन सनम के चेहरे पे कोई भाव नहीं था, जैसे उसको पहले से ही इन सब का पता हो। तभी आरव के फ़ोन की MSG बीप बजती है और आरव अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आरव वहां से बाहर की ओर भागते हुए बोलता है, मैं कबीर को लेने जा रहा हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। आरव जल्दी से वहां से चला जाता है और शालिनी जी के फेस पे एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने लॉयर से बोलती है, भतीजा तो गया, अब आपको ही सब संभालना है। लॉपर कुटिलता से मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में जज भी वहां आ जाते हैं।